Hello everyone, good evening. Welcome back to my channel सिमरन मंगवानी क्वांट बाय सिमरन। ये आज रेशो एंड प्रपोर्शन का पार्ट 2 स्टार्ट होने जा रहा है। आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 को बहुत अच्छे से देखा होगा। अगर जिस किसी ने भी नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसको अच्छे से देख लें, समझ लें, क्योंकि जो भी पार्ट रहते हैं वो लिंक में रहते हैं। अगर आपने पहले वाले पार्ट्स को अच्छे से नहीं समझा है तो आपको दूसरा समझ में नहीं आएगा, ये तो बट श्योर है ही। तो प्लीज़ पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने भी पार्ट 1 नहीं देखा है पहले पार्ट 1 अच्छे से देख लें, समझ लें और फिर पार्ट 2 देखें। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली हम आते हैं हमारा चैप्टर रेशो एंड प्रपोर्शन के पार्ट 2 पे। आज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहेंगे मैंने ऑलरेडी हमारा जो टेलीग्राम पे चैनल है क्वांट बाय सिमरन चैट, उसमें मैंने अपलोड कर दिए हैं ताकि आपको रेफर करने में कहीं पर भी दिक्कत ना हो। लास्ट जो हमारा रहा था कल वो ऑपरेशन ऑन रेशो, और ऑपरेशन ऑन रेशो में मैंने जो बात समझाई थी उसको मैं फिर से रिपीट कर दूं। फॉर एग्जाम्पल दो रेशो दिए गए हैं A:B और B:C। मान लेते हैं ये रेशो दिया गया है मुझे 3:4 और ये रेशो दिया गया है मुझे 3:5। अब मुझे कहा गया है फाइंड A:B:C। पहली बात, ये बात हो रही है किसकी? कंबाइंड रेशो निकालने की। दो रेशो जिसमें एक टर्म कॉमन है और उसका कंबाइंड रेशो जब भी निकालना है तो पहले तो हमारी कंडीशन ये होती है कि क्या इन दोनों में कोई टर्म सेम है। हाँ, 100% सेम है। 100% सेम है तो उसको करने के दो तरीके मैंने बताए थे। एक तो बेसिक तरीका कि अगर यहाँ ये दोनों टर्म सेम है तो रेशो में इनके जो नंबर हैं वो भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं है तो सेम किए जा सकते हैं। कैसे सेम किया जा सकता है? मैंने कहा यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो इसको और इसको बदलने के लिए मैं ये करूं कि इन दोनों का जो एलसीएम रहता है 4 और 3 का कितना होता है? 12। इन शॉर्ट में इसको भी 12 बना दूं और इसको भी 12 बना दूं, यानी कि फाइनली अगर मैं इसका कंक्लूजन निकालूं तो यानी इस वाले रेशो को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? 3 से, और इस वाले रेशो को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? 4 से। तो इसमें जो कॉमन टर्म है वो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो मैंने कहा 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 9। 3 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा? 12। ये मेरा आया क्या? A:B। सेम चीज यहाँ पर B:C के लिए 4 इंटू 3 करेंगे कितना आएगा? 12, और 4 इंटू 5 करेंगे कितना आएगा? 20। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर B और यहाँ पर B दोनों 12 आ चुका है, यानी ये दोनों सेम हो चुके हैं। यानी हम इसका कंबाइंड रेशो A:B:C 9:12:20 लिख सकते हैं। आर यू गेटिंग मी? ये बात हमने कल समझी थी। अब मैंने इसी को ही करने का एक दूसरा तरीका बताया था, उल्टा n वाला। उल्टा n वाला तरीका क्या कहता है कि भाई आपको A:B दिया गया था कितना? 3:4, और जो B:C है वो दिया गया था कितना? 3:5। अब पहले तो हमें ये कंडीशन हमेशा ध्यान रखनी है कि उल्टा n अगर आप लगा रहे हो तो कॉमन टर्म इस तरीके से ही होने चाहिए, इस तरीके से ही स्लांट लाइन में इस तरह से हमारा ये होना चाहिए। अब करना क्या है उस चीज को समझते हैं। उल्टा n बना लें, इसको इससे मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 कितना होता है? 9। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, 3 इंटू 4 कितना होता है? 12। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, 4 इंटू 5 कितना होता है? 20। तो ये मेरा मिल जाएगा क्या? A:B:C। कल हमने यहाँ तक की कहानी पूरी क्लियर की थी, यहाँ तक की सारी बातें समझी थी। होप सो आपको यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हो। अब इसी में ये तो हमारे दो रेशो की बात हो गई। अगर इसी में 3 रेशो दिए जाए तो फिर किस तरह से काम किया जाएगा उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा मान लेते हैं अभी तक तो हमें 2 रेशो दिए थे तो बहुत आसानी से सारी चीजें हो रही थी। अब मान लेते हैं मुझे 3 रेशो दिए गए हैं। एक रेशो दिया गया है A:B, दूसरा दिया गया है B:C और तीसरा दिया गया है C:D। मान लेते हैं ये दिया गया है 2:3, ये दिया गया है 4:5, ये दिया गया है 3 मान लेते हैं 5। अब मुझसे पूछा गया है फाइंड A:B:C:D। मैंने कहा एक तरीका तो
ये वाला हो जाएगा कि मैं क्या करूं, सबका जो कॉमन करने वाला तरीका था वैसे करूं, लेकिन जब भी 2 से ज्यादा हैं तो वो कॉमन करने वाला प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो उसकी बजाय मेरा प्रोसेस और दूसरा क्या क्या कर सकते हैं हम, तो उल्टा एन वाला तो भाई जब 2 रेशो होंगे तभी लगा सकते हैं, तो 3 रेशो हो तो उस केस में क्या करना है, तो हमेशा ध्यान रखना कभी भी कोई रेशो होता है तो उसको मैं ऐसे अपॉन के फॉर्म में, इसको मैं a अपॉन b भी लिख सकती हूँ, यानी इसको मैं 2/3 भी लिख दूं तो भी ये रेशो है। और अगर आपको याद हो तो फ्रैक्शन में ये जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं भाई, न्यूमरेटर कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं भाई, डिनोमिनेटर कहते हैं। तो हमेशा याद रखना है कि कभी भी 2 से ज्यादा रेशो दिए गए हैं तो उस केस में पहला यानी न्यूमरेटर 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 को मल्टीप्लाई करना है, तो इससे मुझे मिल जाएगा a। कैसे, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आएगा मेरा a, यानी कि इसको मैं नाम दे दूं n1, n2 और n3। ये मेरा है d1, d2 और ये d3। b मेरा कैसे निकलेगा, पहले a कैसे निकलेगा, n1 इंटू n2 इंटू मैं n3 कर दूंगी तो मुझे मिल जाएगा a। b कैसे मिलेगा, तो भाई b के लिए क्या करना पड़ेगा, अब धीरे धीरे जैसे जैसे b, c और d की तरफ जाएंगे हमें एक न्यूमरेटर हटा के उसकी जगह किसको रिप्लेस करना है, डिनोमिनेटर को करना है। तो अब मैं यहाँ क्या लिखूंगी, d1 इंटू n2 इंटू n3। फिर c निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो c के लिए क्या हो जाएगा, d1 इंटू d2 इंटू n3, और लास्ट में d निकालना है तो क्या करेंगे, d1 इंटू d2 इंटू d3। इन शॉर्ट मुझे न्यूमरेटर से स्टार्ट करके कहाँ तक जाना है, डिनोमिनेटर तक जाना है। तो यहाँ पर जो नंबर थे मैंने कहा यहाँ पर हम नीचे लिख देते हैं, क्या क्या थे भाई, 2 इंटू 4 इंटू 3, फिर इसका डिनोमिनेटर कितना है भाई, 3 इंटू 4 इंटू 3, फिर इसमें इसका डिनोमिनेटर और इसका न्यूमरेटर, तो 3 इंटू 5 इंटू 3, और लास्ट में सबके डिनोमिनेटर, तो क्या है भाई 3 इंटू 5 इंटू 5। अगर कोई टर्म कॉमन है तो वो कट जाएगा, मुझे दिख रहा है 3 सब में कॉमन है तो 3 काट देते हैं, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। इसके अलावा और कोई टर्म मुझे कॉमन नहीं दिख रहा है तो बस इसको मल्टीप्लाई करके लिख दे। 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा मेरा 8, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15, और 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25। यानी मेरा a is to b is to c is to d, a is to b is to c is to d, मुझे क्या मिल गया यहाँ पर 8, 12, 15 और 25। क्या बात समझ में आ रही है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, 2 रेशो हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है, आप बेसिक से करो तो भी चल जाएगा, अगर आप उल्टा एन लगा के करोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन जब 3 रेशो है हो बेसिक से भी सकता है लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, तो उसकी वजह क्या करना है आपको, ए बी सी डी का जो सीरीज रहेगी, उसका जो सीक्वेंस रहेगा वो कैसे रहेगा, न्यूमरेटर से स्टार्ट करके कहां तक जाना है, डिनोमिनेटर। पहले क्या करना है, सारे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है, फिर एक एक करके न्यूमरेटर को रिप्लेस कर देना है, किससे, डिनोमिनेटर से करना है, और कहां तक जाना है, जब तक सारे के सारे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाए वहां तक हमें जाना है। क्या बात समझ में आ रही है, क्लियर है। ऐसा एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं, पहले मैं इसको अगर आप बेसिक से करते तो कैसे करते वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। अगर इसी क्वेश्चन को मुझे बेसिक से करना होता तो मैं क्या करती, पहले ऐसा समझे कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही रेशो दिए गए हैं, ये और ये, इसके अलावा और कोई रेशो हमें नहीं दिया गया है, तो मैं क्या करूं, b को सेम करना था, b को सेम करूं तो क्या करूं, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं और इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 3 से मल्टीप्लाई करूं, तो मेरा b सेम हो जाएगा। मैंने क्या कर लेते हैं, 4 इंटू 2 कितना होता है 8, और ये कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 15, यानी कि मुझे यहाँ से a is to b is to c मिल जाएगा कितना, 8, 12 और 15। अब आप देखो कि यहाँ पर c is to d में
सी यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 15 है। तो मुझे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 15 बन सकता है। तो मैंने कहा ठीक है, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 इंटू 5 कितना होता है 15, और 5 इंटू 5 कितना होता है 25। अब ये सी और ये सी क्या हो गया, सेम हो गया। इन शॉर्ट मुझे यहाँ से A:B:C:D मिल जाएगा कितना, 8, 12, 15 और 25। यही हमारा आंसर आ रहा था। बहुत कम बार ऐसा रहेगा कि मुझे दो जगह मल्टीप्लाई करना पड़े। यहाँ पर मुझे सिर्फ इसको मल्टीप्लाई किया और आंसर आ गया। तरीके हमें सारे पता होने चाहिए। कभी कभी हो सकता है कि हमारे लिए यही शॉर्ट तरीका हो जाए, कभी कभी हो सकता है कि जो मैंने पहले बताया वो शॉर्ट तरीका हो जाए। वो आपको अभी लेंथी इसलिए लग रहा होगा क्योंकि आप उसको एक फॉर्मूले की तरह ले रहे हो, लेकिन जब हम उससे यूज टू हो जाएंगे तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आंसर को लिख देंगे। तो नाउ इट्स डिपेंड ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इस तरीके से करना है या उस तरीके से करना है। एज यू विश यू कैन डू। तो ये वाली बात कि अगर कंबाइंड रेशो जब भी मुझे निकालना है तो कैसे निकाले, वो आप लोगों को आई होप क्लियर हुआ होगा। चलो आगे बात करते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये जो हमने ट्रीटमेंट सीखा, ये जो हमने ऑपरेशन सीखा, इसी को लैंग्वेज फॉर्म में भी दिया होता है। लैंग्वेज फॉर्म में किस तरह से दिया होता है उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। समटाइम इट इज रिटन लाइक A is 1/3 of B. Find A:3 मैंने कहा A जो है वो 1/3 है B का, तो बताइए A:B क्या है। पहले हर चीज को कंसेप्ट से समझने की कोशिश करें, फिर मैं इसका अच्छा अप्रोच भी बताऊंगी। A इज यानी इक्वल 1/3 ऑफ B, 1/3 है किसका, B का। मुझसे पूछा क्या गया है, फाइंड A:B। मुझे बताओ इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करूं तो ये 3A=B होगा, सही बात है। अब मुझे A:B फाइंड करना है, तो मैं इस B को इधर लेके आऊं और 3 को इधर लेके आऊं। इधर कुछ नहीं है तो 1 तो है, यानी A/B। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 कितना 3, यानी A मेरा कितना आया 1, B आने कितना आया 3, यानी A:B मेरा क्या आया 1:3। अब आपको समझ में आ रही होगी कहानी अपने आप कि A is 1/3 ऑफ B का मतलब होता है A 1 है और B 3 है। क्या बात समझ में आ रही है, क्लियर है सबको। लिखा है, मान लेते हैं A is 2/5 ऑफ B। अब सबको कहानी क्लियर हो गई होगी कि भाई A:B यहाँ पर क्या आ जाएगा 2:5। अगर लिखा है A is 3/8 ऑफ B, तो भाई सीधी सी बात है A:B अब क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा 3:2। क्या बात समझ में आ रही है, आर यू गेटिंग मी, क्या आपको बातें क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं। अब इसी में थोड़ा सा एड ऑन करते हैं। लिखा है A is 1/3 of B and B is 2/5 of C. Find A:B:C. A is 1/3 of B, तो यहां से आपको A:B का रेशो तो मिल जाएगा क्या 1:3। B is 2/5 of C, यहाँ से B:C का रेशो मिल जाएगा कितना 2:5। मुझसे पूछा गया है फाइंड A:B:C। आपके पास दो रेशो है, कंबाइंड रेशो निकालना है जिसमें दो टर्म कॉमन है। मैंने बहुत अच्छे से आपको सिखा दिया है कैसे निकाला जा सकता है। उल्टा n लगा के करना है तो भी हो सकता है, या फिर जो बेसिक तरीका सिखाया है उससे भी। और मैंने आपसे कहा है कि जब दो छोटे छोटे रेशो हैं बहुत आसानी से हम इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। यानी मुझे A:B:C मिल जाएगा कितना 2, 6 और 3 × 5 कितना होता है 15। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। यानी इसी चीज को लैंग्वेज के फॉर्म में इस तरह से भी दिया जाए तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो मैंने ग्रुप में भेजा है उस तरीके का ही मैं आपको करवा दूं।
ताकि क्वेश्चंस जो रहे वो सेम रहे। मैंने क्वेश्चन आई थिंक ये वाला लिखा हुआ है, a is 1/2 of b and b is 2/3 of c। तो मैंने कहा यहाँ पर a is to b मुझे कितना मिल जाएगा, 1 is to कितना 2, और b is to c मुझे मिल जाएगा कितना 2 is to 3। मुझे बताओ ये ऑलरेडी कॉमन है तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, a is to b is to c मुझे मिल जाएगा कितना 1 is to 2 is to 3। क्या बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग मी? एक और क्वेश्चन थोड़ा सा इसी तरीके का, यहाँ 1/2 की जगह पर सिर्फ लिखा हुआ क्या है 2/5, और यहाँ पर लिखा हुआ है कितना 3/8। तो बस उस केस में यहाँ पर क्या होगा उस चीज को समझ लेते हैं। 2/5 है तो ये कितना हो जाएगा 2:5, और ये कितना हो जाएगा 3:8। अब इन दोनों को सेम करना है तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं 5 से। इसको 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 3 into 5 कितना होता है 15, तो 15 ही रहेगा। 5 into 8 कितना हो जाएगा 40, यानी मुझे a is to b is to c यहाँ से मिल गया। क्या बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब इसी को कभी कभी परसेंटेज के फॉर्म में भी दिया जाता है तो कोई बात नहीं। मान लेते हैं क्वेश्चन में लिखा है a is 30% of b and b is half of c, find a is to b is to c। मैंने कहा a is 30% of b, तो a is 30% of b, 30% यानी मैं इसको 3/10 लिख सकती हूँ। आप लोगों ने ये चीजें समझी होगी आई होप कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। 30% को 3/10 लिखा जा सकता है। 30% यानी कुछ और नहीं 3/10 ही होता है। और अभी अभी मैंने बताया कि अगर a is 3/10 of b तो 3:10 इस तरह से रेशो निकलता है। b is to c की बात करें, b is हाफ यानी क्या होता है 1/2 of b, यानी 1 is to कितना हो जाएगा 2। अब मुझे इसको कॉमन करना है। मुझे बताओ इसको कॉमन करने के लिए इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस बनता नहीं है। सिर्फ इसको मैं क्या कर दूं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा, यानी 3 is to 10 is to 20। ये मेरा क्या आ जाएगा a is to b is to c। क्या बात समझ में आ रही है? क्लियर है? परसेंटेज वाला एक और सवाल कर लेते हैं। a is 40% of b and b is 70% of c, find a is to b is to c। a is 40% of b, मैंने कहा a is to 40% of b, 40% यानी आपको पता है कितना होता है 2/5 होता है, ये 2 is to कितना हो जाएगा 5। b is 70% of c, 70% यानी कितना होता है 7/10, यानी 7 is to कितना हो जाएगा 10। मुझे बोला है a is to b is to c फाइंड करो, तो ये तो आपको निकालना आता ही है। इसको मैं क्या करूँ, ये कॉमन नहीं है ना, सेम नहीं है ना, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ 7 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ 5 से। 7 into 2 कितना होता है 14, 7 into 5 कितना होता है 35, ये तो 35 ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा 50, यानी मेरा आंसर क्या हो गया 14 is to 35 is to 50। क्या बात समझ में आ रही है? यानी लैंग्वेज के फॉर्म में भी अगर आज के बाद कभी भी इस तरह से कोई सवाल आए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं लैंग्वेज को बदलूं, अब क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा लिखा होता है a is 3 times of b and b is 2 times of c, find a is to b is to c। a is 3 times of b, अगर बेसिक तरीके से किया जाए तो a is
3 टाइम्स यानी मल्टीप्लाई होता है किसका, b का। और मुझे यहाँ पर a/b का रेशियो फाइंड करना है, यानी a/b करना है, तो 3 कितना होता है 1। इन शॉर्ट यहाँ से मुझे a/b कितना मिलेगा 3:1। इन शॉर्ट यहाँ से क्या समझा हमने, जब भी इतने टाइम की बात कर रहा है ना, तो उस केस में जितना टाइम है वो क्या हो जाएगा, इसके a के लिए आ जाएगा, जो दूसरा है वो 1 जो होगा वो किसके लिए आ जाएगा, b के लिए। अब यहाँ से मुझे इजीली पता लग जाएगा b/c क्या होगा 2:1। समझ में आ रही है बात कि b जो है वो 2 गुना है किसका, c का। ये कहने का मतलब क्या होता है उस चीज को समझो। a 3 गुना है b का, a 3 गुना है किसका, b का। b अगर 1 है तो 3 गुना इसका कितना हो जाएगा, ये 3। b जो है 2 गुना है c का, b अगर 1 है तो उसका 2 गुना कितना होता है 2। अब मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है कि a/b/c फाइंड करो, तो मुझे इसको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 1 और 2 है, तो इसको मैं 2 बना दूं तो काम बन जाएगा। और ये 2 कब बनेगा, जब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी मेरा a/b/c आ जाएगा। 2 × 3 कितना होता है 6, 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। क्या बात समझ में आ रही है, क्लियर है। यानी टाइम्स वाली बात हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एक और टाइम्स वाला ऐसा सवाल हम कर लेते हैं। यहाँ पे अगर लिख देते हैं 4 टाइम्स और यहाँ पर लिख देते हैं 5 टाइम्स, तो यहाँ पर इस केस में क्या हो जाएगा, उस चीज को कर लेते हैं। a is 4 times of b, यानी a/b कितना हो जाएगा 4:1। b is, समझने की कोशिश करो भाई, रटो मत। b is 5 times of c, c अगर 1 है तो उसका 5 गुना है नहीं। इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो काम बन जाएगा, कितना आ जाएगा 20, 5 और 1। आर यू गेटिंग मी। यानी ये जो ऑपरेशन जो मुझे समझाना था, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हो गई हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं, अगर हमारा ये सब क्लियर है तो कंसेप्चुअल पार्ट की हम अब बात कर लेते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की अब हम बात कर लेते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी ग्रुप में वो डाल दिए हैं। पहला सवाल जिसे मैंने लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 4:5। इफ बोथ नंबर्स आर इंक्रीज्ड बाय 4 देन द रेशियो बिकम्स 5:6। व्हाट इज द सम ऑफ 2 नंबर्स। फिर से समझते हैं, वापस रिपीट कर देती हूँ। द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 4:5। If both numbers are increased by 4, then the ratio becomes 5:6. What is the sum of 2 numbers? 2 नंबर हैं जिनका रेशो क्या है 4:5। उन दोनों में अगर मैं 4 ऐड कर दूं, इंक्रीज कर दूं, तो वो रेशो बन जाता है कितना 5:6। तो बताओ कि जो नंबर थे उनका सम क्या था। पहले तो इस चीज को समझो कि वो जो 2 नंबर थे, मैंने मान लिए वो नंबर क्या थे a/b, वो रेशो कितना दिया गया है 4:5। एक चीज बताएं कि क्या रेशो एक्चुअल वैल्यू होती है क्या, बिल्कुल भी नहीं। रेशो कभी भी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है। याद करो कल की क्लास जब मैंने कहा था कि बॉयज जो हैं वो मान लेते हैं 40 है और गर्ल्स जो है वो कितनी है 30, और इनका आप रेशो निकालोगे तो कितना आएगा 4:3। क्या 4:3 बॉयज और गर्ल्स का जो रेशो है, क्या ये बता रहा है कि 4 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं? नहीं, ये मुझे ये बता रहा है बॉयज और गर्ल्स का जो रेशो है वो 4:3 है। यानी जो बॉयज रहे होंगे वो 4 के मल्टीपल का कोई नंबर रहा होगा। ऐसा कोई वैल्यू होगी जो 4 से मल्टीप्लाई करने पे आएगी, और गर्ल्स भी जो होंगी वो किससे मल्टीप्लाई करने पे आएगी 3 से मल्टीप्लाई करने पे आएगी। इन शॉर्ट ये जो होती है वो सिंपलेस्ट वैल्यू होती है। ये एक्चुअल वैल्यू होती है क्या? नहीं। ये मुझे ये नहीं बता रहा कि 4 लड़के और 3 लड़कियां, नहीं। ये मुझे ये बता रहा है कि बॉयज के कंपैरिजन में गर्ल्स का रेशो क्या है।
इन शॉर्ट इसके साथ कोई ना कोई वेरिएबल तो 100% होगा। यहाँ वेरिएबल 100% कौन सा है, यानी ये 4 भी 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 3 भी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 से। सेम एज इट इज सिचुएशन यहाँ पर है, मुझे 2 नंबर का रेशो दिया गया है कि 4:5। अब वो नंबर 4 और 5 है ऐसा हमें नहीं पता, 100% ये किसी न किसी से तो मल्टीप्लाई हो ही रहे होंगे। अब वो हमें नहीं पता कि किससे मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो मैंने मानने के लिए मान लिया। देखा होगा आपने कि दोनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं, दोनों के वेरिएबल क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो मैंने मानने के लिए मैंने मान लिया कि ये क्या है 4k और ये क्या है 5k। क्या ये बात समझ में आ रही है कि मैंने यहाँ पर वेरिएबल सेम क्यों लिखा, क्योंकि जब दो चीजों का रेशो है उनको हमने जितना हो सका उतना काट दिया, काटने के बाद जो वैल्यू बचती है वो रेशो होती है। और काटा किससे जाता है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर सेम नंबर से कट रहा है तो काटो, तो सेम नंबर से कट रहा होगा यानी सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी तो हो रहा होगा। समझ में आ रही है बात, क्लियर है? यानी मैंने ये मान लिया कि ये भी k से मल्टीप्लाई हो रहा होगा और ये भी k से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अब ये क्या कह रहा है कि इन दोनों में अगर मैं 4 जोड़ दूं तो जो नया रेशो बनता है वो क्या बन जाता है, 5:6 बन जाता है। इसमें भी अगर मैं 4 जोड़ दूं और इसमें भी अगर मैं 4 जोड़ दूं तो नया रेशो क्या बन जाता है, 5:6 बन जाता है। तो मुझे ये बताओ 4k में मैं कितना ऐड करूं, 4, और 5k में भी मैं कितना ऐड करूं, 4। ऐसा करने पे नया रेशो ये बनता है। ये इस क्वेश्चन को करने का बेसिक तरीका है, ये आना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही है बात, क्लियर है? अब मैंने कहा इसको करने के लिए मैंने क्या किया कि पुराना रेशो था उसके आगे मैंने कोई वेरिएबल लिख लिया और प्लस क्या कर दिया 4, इधर भी कोई वेरिएबल सेम टू सेम वेरिएबल लिख के प्लस कर दिया कितना 4। और ऐसा करने पे जो नया रेशो बन रहा है वो 5:6 बन रहा है। अब मुझे आप लोग सवाल ऐसा करते हो कि यहाँ पे वेरिएबल क्यों नहीं लिख रहे हो आप, मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आपको वेरिएबल लिखना है तो भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। मान लिया कि आपने यहाँ भी y लिखा, यहाँ भी y लिखा, ये तो कट ही जाएगा ना, लेकिन ये कट सकता है क्या, नहीं, क्योंकि बीच में क्या है प्लस, और प्लस में चीजें कट नहीं सकती है। आर यू गेटिंग मी, क्लियर है आपको? तो बस इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बहुत इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से, तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ। 6 × 4 कितना होता है 24 के, प्लस 6 × 4 कितना होता है 24, इज इक्वल टू ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 × 5 कितना होता है 25 के, प्लस 5 × 4 कितना होता है 20। के को साथ में ले लेते हैं, नंबर्स को साथ में ले लेते हैं। 24k को उधर ले लेंगे, 25 में से माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा k, और 24 में से 20 माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा 4, यानी k की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 4। अब मुझसे पूछा क्या था कि जो इनिशियल नंबर थे उनका सम क्या था। अब मैंने कहा सम निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, इन दोनों को मैं प्लस कर दूं, 4k और 5k। एक k की वैल्यू कितनी आई है 4, तो 4k और 5k मिलके कितने बनते हैं 9k, तो 9k की वैल्यू क्या होगी 9 × 4 यानी कितना आ जाएगा 36। ये एक बेसिक तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मैंने आपको बताया। अब इसी को स्मार्टली कैसे कर सकते हैं और कब कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले ये वाली बात आप सबको समझ में आई है, आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगी। तो मैंने कहा अब इसी को स्मार्टली करने का तरीका क्या है उस चीज को समझते हैं। अब यहाँ पर सिचुएशन एक बहुत अच्छी ये थी कि यहाँ जो नंबर दिए गए ना वो बहुत सुंदर दिए गए थे। सुंदर कैसे दिए गए थे, यहाँ जो रेशो था 4:5, बोला कि इसमें भी 4 ऐड करो, इसमें भी 4 ऐड करो, और ऐड करने के बाद जो नया रेशो बन रहा है वो 5 क्या बन रहा है 6 बन रहा है। कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है कि एक रेशो उसमें अगर मैं सिमिलर नंबर ऐड कर रही हूँ और जो रेशो है वो बढ़ रहा है, आप देखो यहाँ भी ये भी 1 से बढ़ रहा है और ये भी 1 से बढ़ रहा है, दोनों सेम से बढ़ रहे हैं। तो इन शॉर्ट यहाँ पर मेरी जो 1 की वैल्यू रही होगी वो 4 रही होगी, तभी ये पॉसिबल हो पाया है। रेशो में कितना बढ़ा 1, इधर भी कितना बढ़ रहा है 1, दोनों में हमने कितना कितना जोड़ा था 4 जोड़ने की वजह से ये 4 कितने में कन्वर्ट हो गया 5 में, और ये 5 किस में कन्वर्ट हो गया 6 में, यानी ये कितने से बढ़ा है
1 से और ये भी कितने से बड़ा है 1 से, और इसी 1 की वैल्यू क्या है 4। तो डायरेक्टली मैं क्या लिख दूंगी 4, मुझे सम निकालना था तो 9 × 4 मेरा आंसर कितना आ जाएगा 36। लेकिन ध्यान रहे किस सिचुएशन में करना है इस चीज को, जब कभी मेरा रेशो उसको बढ़ने की बात कर रहा है और रेशो में भी बढ़ रहा है, इक्वली बढ़ रहा है, उस केस में ही सिर्फ ये सिचुएशन पॉसिबल है, अदरवाइज आप इसको नहीं कर सकते। ऐसा कब नहीं होगा, तो वैसा सवाल भी मैंने आपका दिया गया है, मैंने लिखा हुआ है अपने चैनल पे, तो वैसा एक क्वेश्चन भी मैं आपको बता देती हूँ। इक्वेशन मैंने जो लास्ट वाला लिखा था उसको मैं ले रही हूँ, रेशियो ऑफ नंबर इज 5:3:1। क्वेश्चन में लिखा है इफ 10 इज एडेड टू ईच नंबर, सब में कितना कितना जोड़ने की बात कर रहा है 10, 10 और 10। ऐसा करने पे क्या हो रहा है, रेशियो बिकम्स 3:2:1। अब यहाँ पर नंबर यहाँ बढ़ाने की बात करें, लेकिन यहाँ कुछ भी बढ़ रहा है क्या, नहीं, और ना ही कुछ ऐसा सिमिलर कुछ चीजें हो रही है। इन शॉर्ट मुझे इसको बेसिक तरीके से ही करना पड़ेगा। 3 रेशो है, बेसिक तरीके से कैसे किया जाए, तो मैंने कहा इसको भी के, इसको भी के और इसको भी के मान लो, कोई भी 2 रेशो उठा के काम कर लो, आपका काम हो जाएगा। यानी अगर मैं चाहूँ तो इन दोनों से भी काम हो सकता है, इन दोनों से भी काम हो सकता है और इन दोनों से भी काम हो सकता है, क्योंकि मुझे सिर्फ क्या चाहिए, के की वैल्यू चाहिए, तो मैं इन दोनों को उठा के काम करती हूँ। 3k में भी कितना जोड़ू 10 और k में भी कितना जोड़ू 10। ऐसा करने पे इसका रेशियो क्या बन रहा है 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मैंने कहा कितना आ जाएगा 3k + 10 = 2k + कितना 20। k इधर ले लेंगे तो कितना बच जाएगा k, और यहाँ कितना आ जाएगा 10, यानी एक k की वैल्यू कितनी आ गई 10। मुझे क्या पूछा था, इसमें पूछा है फाइंड द इनिशियल नंबर्स, नंबर्स कौन कौन से थे, यानी k की वैल्यू 10 है, तो पहला नंबर कितना रहा होगा भाई 50, 5k है, दूसरा कितना है 3k, तो कितना रहा होगा 30, और तीसरा कितना है k, यानी कितना रहा होगा 10। क्या बात समझ में आ रही है, यानी मुझे बेसिक तरीका तो आना ही चाहिए, लेकिन वो वाली जो स्मार्टली वाली बात है, जहां कहीं अप्लाई हो रही हो तो वहां पे अपना दिमाग खोल के देख लेना है कि रेशो में अगर बढ़ने की बात हो रही है और रेशो भी बढ़ रहा है सेम वैल्यूज से, उस केस में आप उसको अप्लाई कर सकते हो, आपका आंसर बहुत आराम से आ जाएगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बीच में, जो सेकंड वाला क्वेश्चन है जो मैंने ग्रुप में भेजा है, वो आपको खुद करना है, और कुछ क्वेश्चंस आई थिंक मैंने नहीं भी कराए हैं, वो भी आपको खुद करने हैं। आज की कहानी यहीं तक रखते हैं, यहीं तक, और इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन और मुझे मिलेंगे अच्छे तो मैं आपके ग्रुप पे डाल दूंगी। कल कंटिन्यू करेंगे कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ, अच्छे कंसेप्ट्स के साथ। आई होप आपको आज तक की जो भी बात अभी तक मैंने समझाई है वो क्लियर होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक्स में देख रही हूँ कम आ रहे हैं, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें। और ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि हो सकता है कि किसी और को भी इन तरीके के कंसेप्ट्स की नीड होगी जो कभी समझ में नहीं आए होंगे, तो समझ में उन लोगों को भी आ जाए, तो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आप इसको जितना शेयर करोगे उतना ज़्यादा ये लोगों तक पहुँचेगा। थैंक यू सो मच।